सोचिए, एक रेस हो रही है। एक तरफ वो लड़का है जिसके बाप के पास इतना पैसा है कि वो पूरा रास्ता ही खरीद ले, और दूसरी तरफ वो लड़का है जिसके पास पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं है। रेस खत्म होती है, अमीर का बेटा जीत जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होता है। पूरा समाज खड़ा होकर उस अमीर के बेटे के लिए तालियां बजाता है और उस गरीब के बेटे की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि तुम इसलिए हारे क्योंकि तुम नालायक हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं था, तुम मेरिट डिजर्व ही नहीं करते। कैसा लगेगा उस इंसान को जब उसकी गरीबी को उसकी किस्मत नहीं बल्कि उसकी बेवकूफी का नाम दे दिया जाए। दोस्तों, हम एक ऐसे जहरीले समाज में जी रहे हैं जहां काबिलियत यानी मेरिट के नाम पर इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। हमने एक नया कास्ट सिस्टम बना लिया है जिसे हम बड़े गर्व से मेरिटोक्रेसी कहते हैं। आज की ये वीडियो आपके दिमाग के वो सारे पर्दे फाड़ देगी जो आपने सक्सेस और हार्डवर्क के नाम पर अपनी आंखों पर बांध रखे हैं। हम इस कड़वे सच को समझेंगे साल 1958 में लिखी गई एक ऐसी किताब से जिसने उस वक्त भविष्यवाणी कर दी थी कि आज का दौर कैसा होगा। इस किताब का नाम है द राइज ऑफ द मेरिटोक्रेसी। इसे लिखा था मशहूर ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट माइकल यंग ने। माइकल यंग वो शख्स थे जिन्होंने मेरिटोक्रेसी शब्द को ईजाद किया था, लेकिन उन्होंने ये शब्द तारीफ के लिए नहीं बल्कि हमें चौकना करने के लिए दिया था। उनका मानना था कि अगर दिमाग और मेहनत को ही सब कुछ मान लिया गया तो ये दुनिया जीने लायक नहीं रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं ऑडियो बुक प्रकाश। तो चलिए गहराई से समझते हैं माइकल यंग की इस आग लगा देने वाली किताब को। माइकल यंग अपनी किताब की शुरुआत एक बहुत ही अजीब तरीके से करते हैं। वो इसे एक फिक्शनल रिपोर्ट की तरह लिखते हैं जो साल 2034 में बैठकर लिखी गई है। वो दिखाते हैं कि कैसे पिछले 100 सालों में दुनिया पूरी तरह बदल गई। पहले के जमाने में क्या होता था? पहले अगर कोई राजा का बेटा है तो वो राजा बनेगा, किसान का बेटा है तो किसान बनेगा। तब लोगों के पास एक बहाना था, एक तसल्ली थी। गरीब इंसान कहता था कि मेरी किस्मत खराब है कि मैं बड़े घर में पैदा नहीं हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तब समाज में एक भाईचारा था क्योंकि कोई खुद को दूसरे से बहुत ज्यादा होशियार नहीं समझता था। सबको पता था कि ऊपर बैठा इंसान सिर्फ अपने बाप की वजह से ऊपर है। लेकिन फिर आया मॉडर्न एरा और दुनिया ने कहा कि नहीं, अब जात पात नहीं चलेगी, अब बाप का नाम नहीं चलेगा, अब चलेगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दिमाग। सुनने में यह बात कितनी अच्छी लगती है ना, एकदम इंसाफ वाला सिस्टम। लेकिन यहीं पर माइकल यंग ने वो सवाल पूछा जो आपके दिमाग को हिला देगा। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, IQ प्लस एफर्ट मेरिट। उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसा समाज बना दिया है जो इंसान को एक मशीन में बदल देता है। अगर तुम्हारा IQ ज्यादा है और तुमने घिसकर मेहनत की है तो तुम एलीट हो, तुम भगवान हो। लेकिन अगर तुम्हारा IQ थोड़ा भी कम है तो तुम्हारी मेहनत की कोई औकात नहीं है। आज के इंडिया के किसी भी कोने में चले जाइए, हर गली में एक बच्चा मिल जाएगा जो 18-18 घंटे पढ़ रहा है। उसे बताया गया है कि अगर उसने IIT या UPSC नहीं निकाला तो वो कचरा है। माइकल यंग कहते हैं कि इस मेरिटोक्रेसी ने एक नया क्लास वॉर शुरू कर दिया है। पुराने जमाने में एक मजदूर को पता था कि वो मजदूर इसलिए है क्योंकि वो गरीब पैदा हुआ, उसके दिल में अपने लिए कोई नफरत नहीं थी। लेकिन आज अगर एक लड़का डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है तो पूरा समाज उसे एहसास दिलाता है कि तुमने पढ़ाई नहीं की होगी, तुम्हें दिमाग नहीं होगा, इसलिए तुम आज सड़क पर हो। हमने उस गरीब से उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट छीन ली। हमने उसे ये मानने पर मजबूर कर दिया कि उसकी गरीबी उसकी अपनी नालायकी का नतीजा है। किताब का पहला हिस्सा बताता है कि कैसे हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस अब पढ़ाई की जगह फिल्टरिंग मशीन्स बन गए हैं। इनका काम आपको सिखाना नहीं है, इनका काम है काबिल और नालायक के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी करना जिसे कोई पार ना कर सके। माइकल यंग लिखते हैं कि जब सबसे बुद्धिमान लोग ऊपर पहुंच जाते हैं तो वो एक अलग ही दुनिया बना लेते हैं। वो सिर्फ अपने जैसों से मिलते हैं, अपने जैसों से शादियां करते हैं और उनके बच्चे भी उसी माहौल में पलते हैं जहां उन्हें बेहतरीन कोचिंग और रिसोर्सेज मिलते हैं।
इस तरह एक नई मेरिटोक्रेटिक एरिस्टोक्रेसी यानी काबिल लोगों का खानदानी राज शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार ये लोग पुराने राजाओं से ज्यादा खतरनाक और बदतमीज हैं। पुराने राजाओं को कम से कम ये डर होता था कि उन्होंने कुछ किया नहीं है, वो बस पैदा हुए हैं, इसलिए वो कभी कभी दान पुण्य कर देते थे। लेकिन आज के इन कामयाब लोगों को लगता है कि उन्होंने ये सब अपनी मेहनत से कमाया है। उनका घमंड इतना तीखा होता है कि वो नीचे रह गए लोगों को इंसान तक नहीं समझते। उन्हें लगता है कि जो नीचे है वो वही रहने के लायक है। ये सोच समाज के ताने बाने को अंदर से खोखला कर रही है। हम एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है, जहां जीत सिर्फ चंद लोगों की होती है और हारने वाले को ताउम्र जिल्लत की जिंदगी जीने का सर्टिफिकेट थमा दिया जाता है। माइकल यंग अपनी इस कड़वी रिपोर्ट में आगे बढ़ते हुए उस नस पर हाथ रखते हैं जिसे आज का समाज समान अवसर या इक्वल अपॉर्चुनिटी कहता है। सुनने में ये शब्द कितना प्यारा लगता है ना, कि सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। लेकिन यंग कहते हैं कि ये बराबरी ही सबसे बड़ा फरेब है। सोचिए, एक गरीब बाप का बेटा जो सरकारी स्कूल में टाटपट्टी पर बैठकर पढ़ रहा है और एक करोड़पति का बेटा जो इंटरनेशनल स्कूल में आईपैड पर पढ़ाई कर रहा है। क्या इन दोनों के लिए समान अवसर का कोई मतलब ही है? दुनिया कहती है कि दोनों के लिए यूपीएससी या जी का दरवाजा खुला है, जो काबिल होगा वो निकल जाएगा। लेकिन क्या कभी किसी ने यह सोचा कि वो करोड़पति का बेटा उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए जेट प्लेन में बैठकर आया है, जबकि गरीब का बेटा नंगे पांव मीलों पैदल चलकर आ रहा है? माइकल यंग कहते हैं कि मेरिटोक्रेसी ने अमीरों को एक ऐसा हथियार दे दिया है जिससे वो अपनी अगली पीढ़ी को और भी ज्यादा काबिल बना सके। अब अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि हाई क्वालिटी एजुकेशन और कॉन्फिडेंस के रूप में विरासत में दी जाती है। जब एक अमीर बच्चा पैदा होता है तो उसे बचपन से ही ऐसी भाषा, ऐसा सलीका और ऐसा माहौल दिया जाता है कि वो किसी भी इंटरव्यू में सबसे आगे खड़ा दिखे। वहीं दूसरी तरफ एक टैलेंटेड गरीब बच्चा सिर्फ इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि उसके पास वो चमक, पॉलिश नहीं होती जो बड़े शहरों के कॉन्वेंट स्कूलों में मिलती है। माइकल यंग इस किताब में एक बहुत ही डरावनी बात कहते हैं, वो है दिमाग की चोरी यानी ब्रेन ड्रेन। वो बताते हैं कि मेरिटोक्रेसी ने समाज के निचले तबके से उनके सबसे होशियार बच्चों को खींच लिया है। पुराने जमाने में क्या होता था? जो होशियार होता था वो अपनी बिरादरी, अपने मोहल्ले का नेता बनता था और उनके हक के लिए लड़ता था। लेकिन आज जैसे ही किसी गरीब बस्ती में कोई बच्चा थोड़ा होशियार निकलता है, उसे स्कॉलरशिप देकर या ऊंची नौकरी देकर ऊपर बुला लिया जाता है। वो बच्चा ऊपर जाकर उन्हीं एलीट लोगों का हिस्सा बन जाता है और अपनी जड़ों को भूल जाता है। नतीजा क्या होता है? नीचे रह गया समाज बिना किसी लीडर के, बिना किसी आवाज के लावारिस छोड़ दिया जाता है। आज जो हम देखते हैं कि आम जनता के पास कोई बोलने वाला नहीं है, ये उसी मेरिटोक्रेसी की देन है जिसने हर होशियार दिमाग को सिस्टम का हिस्सा बना लिया और बाकी को अयोग्य, अनफिट घोषित कर दिया। अब जरा सोचिए उस इंसान के बारे में जिसे इस सिस्टम ने फेल करार दिया है। माइकल यंग कहते हैं कि मेरिटोक्रेसी का सबसे बड़ा गुनाह यह है कि इसने इंसान की कीमत को उसके काम से जोड़ दिया है। अगर आप एक चपरासी हैं, एक सफाई कर्मचारी हैं या एक किसान हैं, तो समाज आपको इस नजर से देखता है जैसे आपने अपनी जिंदगी में कुछ गलत किया हो। पहले के जमाने में मेहनत की अपनी एक गरिमा, डिग्निटी होती थी। एक लोहार को अपने हुनर पर गर्व होता था, एक बुनकर को अपनी कला पर फक्र होता था। लेकिन आज की इस अंधी दौड़ ने हर हाथ के हुनर को अनस्किल्ड कहकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। आज हर कोई बस एक ही चीज का दीवाना है, कॉग्निटिव एबिलिटी यानी दिमागी रटंत विद्या। अगर आप हाथ से मेहनत करते हैं तो आप इस मेरिटोक्रेसी की नजर में नीचे गिरे हुए इंसान हैं। इस सोच ने करोड़ों लोगों की मानसिक शांति छीन ली है। आज का युवा डिप्रेशन में क्यों है? क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो उस 1% वाले क्लब में शामिल नहीं हुआ तो उसकी जिंदगी बेकार है। वो भूल गया है कि एक अच्छा इंसान होना, एक अच्छा बाप होना या एक ईमानदार पड़ोसी होना भी मायने रखता है। माइकल यंग यहां हमें आईना दिखाते हुए कहते हैं कि हमने एक ऐसा समाज बनाया है जहां सफलता
का मतलब सिर्फ दूसरों को पीछे छोड़ना रह गया है। इस किताब का सबसे तीखा प्रहार उन कामयाब लोगों पर है जो खुद को सेल्फ मेड कहते हैं। यंग लिखते हैं कि मेरिटोक्रेसी में जो लोग ऊपर पहुंच जाते हैं वो ये भूल जाते हैं कि उनकी सफलता में कितने लोगों का हाथ था। उन्हें लगता है कि वो अपनी मेहनत और अपनी बुद्धिमानी की वजह से यहां है। ये तरह का अहंकार उन्हें इतना अंधा कर देता है कि वो उन लोगों की तरफ हिकारत से देखते हैं जो उनके जितना नहीं कमा पा रहे। वो भूल जाते हैं कि जिस सड़क पर वो अपनी महंगी गाड़ी चला रहे हैं वो सड़क किसी ऐसे इंसान ने बनाई थी जिसे समाज अयोग्य कहता है। जिस ऑफिस में बैठकर वो करोड़ों की डील कर रहे हैं उसकी सफाई वो इंसान करता है जिसे सिस्टम ने लो आईक्यू का ठप्पा लगाया है। माइकल यंग कहते हैं कि ये घमंड ही एक दिन इस समाज के खात्मे का कारण बनेगा, जब समाज का एक बड़ा हिस्सा खुद को बेइज्जत महसूस करने लगेगा। जब उसे लगेगा कि उसे हर मोड़ पर जलील किया जा रहा है तो वो चुप नहीं बैठेगा। ये आग जो आज दबी हुई है एक दिन ज्वालामुखी बनकर फटेगी और उस दिन ये मेरिटोक्रेसी, ये डिग्रियां और ये ऊंचे पद किसी काम नहीं आएंगे। इंसानियत की इस अनदेखी की कीमत पूरे समाज को चुकानी होगी। माइकल यंग अपनी इस रिपोर्ट में उस खतरनाक मोड़ पर आते हैं जहां वो एजुकेशन यानी शिक्षा के असली और खौफनाक चेहरे को बेनकाब करते हैं। हम सबको लगता है कि स्कूल और कॉलेज तरक्की का रास्ता है, लेकिन यंग कहते हैं कि मेरिटोक्रेसी में शिक्षा ही वो जंजीर है जो गरीबों के पैरों में डाली जाती है। सोचिए, एक बच्चा पैदा होते ही एक ऐसे सिस्टम में डाल दिया जाता है जहां हर साल उसे एक टेस्ट से गुजरना पड़ता है। ये टेस्ट्स क्या है? ये दरअसल वो छलनियां हैं जो धीरे धीरे कमजोर बच्चों को बाहर फेंकती जाती है। यंग लिखते हैं कि शिक्षा अब ज्ञान पाने का जरिया नहीं बल्कि इंसानों की छंटनी करने वाली फैक्ट्री बन चुकी है। जो बच्चा गणित के फार्मूले नहीं रट पाता या जो अंग्रेजी के भारी शब्द नहीं बोल पाता उसे बचपन में ही ये यकीन दिला दिया जाता है कि तुम्हारा भविष्य अंधेरे में है। समाज उसे बैक बेंचर या डफ का टैग देकर कोने में बिठा देता है। माइकल यंग यहां एक बहुत ही गहरी चोट करते हैं। वो कहते हैं कि इस मेरिटोक्रेसी ने बचपन को ही खत्म कर दिया है। आज का बच्चा खेलता नहीं है, वो कंपटीशन के लिए तैयार किया जा रहा है। उसके कंधों पर बस्ते का बोझ नहीं बल्कि समाज की उम्मीदों का वो बोझ है जो उसे हर वक्त डराए रखता है कि अगर वो पीछे रह गया तो उसे कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जाएगा। यहां से कहानी और भी कड़वी होती है जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल ऑपरेशन यानी मानसिक गुलामी की। पुराने जमाने में जब कोई जमींदार किसी किसान पर जुल्म करता था तो किसान को पता था कि उसका दुश्मन कौन है। उसके मन में गुस्सा था, क्रांति की आग थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन आज की इस मेरिटोक्रेसी ने उस गुस्से को ही खत्म कर दिया है। कैसे? जब एक गरीब का बेटा किसी बड़े एग्जाम में फेल होता है तो वो सिस्टम को गाली नहीं देता, वो खुद को कोसता है। वो अपनी किस्मत को नहीं बल्कि अपनी अक्ल को दोष देता है। माइकल यंग कहते हैं कि ये मेरिटोक्रेसी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। इसने विद्रोह की गुंजाइश ही खत्म कर दी। जब आप किसी इंसान को ये यकीन दिला देते हैं कि वो अपनी नालायकी की वजह से नीचे है तो वो कभी आपके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। वो डिप्रेशन में जाएगा, वो खुदकुशी कर लेगा, लेकिन वो क्रांति नहीं करेगा। हमने एक ऐसा समाज बना लिया है जहां हारने वाला इंसान खुद को ही अपना गुनहगार मानने लगा है। ये मानसिक प्रताड़ना किसी भी शारीरिक चोट से ज्यादा गहरी है। माइकल यंग आगे बताते हैं कि कैसे ये मेरिटक्रेटिक एलीट यानी पढ़े लिखे अमीर लोग अब एक नया धर्म बना चुके हैं। इनका धर्म है एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी। इनके लिए वो इंसान कीमती है जो कंपनी का मुनाफा बढ़ा सके, वो बूढ़ा बाप जो अब तेज काम नहीं कर सकता, वो माँ जो बच्चों के लिए नौकरी छोड़ देती है, या वो कलाकार जो बाजार के हिसाब से नहीं बिकता। इन सब की इस समाज में कोई कीमत नहीं है। यंग कहते हैं कि हमने ह्यूमन वैल्यू को मार्केट वैल्यू से बदल दिया है। अगर आप बिक सकते हैं तो आप महान हैं, अगर आप नहीं बिक सकते तो आप बोझ हैं। इस सोच ने हमारे रिश्तों को भी सड़ा दिया है। आज एक बाप अपने बेटे से प्यार इसलिए नहीं करता कि वो उसका बेटा है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसे उम्मीद है कि बेटा बड़ा होकर
सक्सेस के झंडे गाड़ेगा और समाज में उसका नाम ऊंचा करेगा। जिस दिन बेटा फेल होता है उसी दिन वो बाप की नजरों में भी गिर जाता है। ये कैसी दुनिया हमने बनाई है जहां प्यार भी मेरिट के आधार पर मिलता है। किताब का ये हिस्सा एक और डरावनी सच्चाई की तरफ इशारा करता है जिसे द मिथ ऑफ टैलेंट कहा जा सकता है। माइकल यंग तर्क देते हैं कि जिसे हम टैलेंट कहते हैं वो अक्सर सिर्फ और सिर्फ सुविधाओं का नतीजा होता है। एक बच्चा जिसे बचपन में अच्छा खाना मिला, जिसके घर में किताबों का ढेर था, जिसके माँ बाप ने उसे दुनिया की सैर कराई, जाहिर है उसका दिमाग ज्यादा तेज चलेगा। और एक बच्चा जो कुपोषण का शिकार है, जिसके घर में कल की रोटी की चिंता है, उसका दिमाग सिर्फ जीने की जद्दोजहद में लगा रहेगा। लेकिन जब ये दोनों एक ही एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो हमारा ये मेरिट वाला समाज उनकी सुविधाओं के फर्क को भूल जाता है। वो सिर्फ ये देखता है कि नंबर किसके ज्यादा आए। यंग कहते हैं कि ये इंसाफ नहीं, ये अंधापन है। हम टैलेंट के नाम पर सिर्फ उन लोगों को इनाम दे रहे हैं जो पहले से ही भाग्यशाली थे। और सबसे दुखद बात यह है कि जीतने वाले लोग अपनी इस जीत को अपना हक समझने लगते हैं और हारने वालों को बोझ समझने लगते हैं। समाज के दो टुकड़ों के बीच की ये खाई अब इतनी गहरी हो चुकी है कि यहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। विद्रोह की चिंगारी अब धीरे धीरे सुलगने लगी है, क्योंकि सम्मान की भूख रोटी की भूख से भी ज्यादा बड़ी होती है। माइकल यंग अपनी रिपोर्ट में अब उस दौर का जिक्र करते हैं जिसे वो द कमिंग ऑफ द क्राइसिस कहते हैं। वो बताते हैं कि जैसे जैसे मेरिटोक्रेसी मजबूत होती गई, ऊपर बैठे लोगों का मिजाज और भी ज्यादा जहरीला होता गया। ये जो नई नस्ल के कामयाब लोग थे, जिन्हें अपनी डिग्रियों और अपने पैकेज पर घमंड था, उन्होंने एक नई तरह की अछूत प्रथा शुरू कर दी। पुराने जमाने के रईस तो फिर भी कभी कभी अपनी प्रजा के साथ बैठकर खाना खा लेते थे या उनके दुख सुख में शामिल हो जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका रुतबा सिर्फ एक इत्तेफाक है। लेकिन ये मेरिटोक्रेट्स, ये तो खुद को खुदा समझने लगे। इन्हें लगता था कि इनका दिमाग ही इनकी सल्तनत है। माइकल यंग लिखते हैं कि इन लोगों ने आम जनता से बात करना ही बंद कर दिया। इनकी भाषा बदल गई, इनके रहने के इलाके अलग हो गए और इनके बच्चों के स्कूल किसी किले की तरह बंद हो गए। समाज दो ऐसे हिस्सों में बंट गया जो एक दूसरे को देख तो सकते थे लेकिन समझ नहीं सकते थे। एक तरफ वो एक्सपर्ट थे जो हर चीज का फैसला एक्सेल शीट्स और डेटा के आधार पर करते थे, और दूसरी तरफ वो जनता थी जिसकी भावनाओं को अनसाइंटिफिक कहकर खारिज कर दिया जाता था। यहीं से शुरू होता है द राइज ऑफ द अंडर क्लास। यंग कहते हैं कि जब आप किसी इंसान से उसकी रोटी छीनते हैं तो वो लड़ता है, लेकिन जब आप किसी इंसान से उसका सम्मान छीन लेते हैं तो वो आपको तबाह करने पर उतारू हो जाता है। मेरिटोक्रेसी ने आम आदमी को यह महसूस कराया कि वो सिर्फ आर्थिक रूप से गरीब नहीं है, बल्कि वो दिमागी रूप से भी गिरा हुआ है। ये बात उस तबके के खून में जहर बनकर घुलने लगी। माइकल यंग ने अपनी किताब में एक बहुत ही डरावनी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि साल 2034 के आसपास ये जो तथाकथित बेवकूफ और अयोग्य लोग हैं, ये संगठित होना शुरू होंगे। लेकिन इनका साथ कौन देगा? यहीं पर एक ट्विस्ट आता है। यंग लिखते हैं कि इस विद्रोह की अगुवाई वो महिलाएं करेंगी जो खुद बहुत होशियार थी, लेकिन जिन्हें इस पुरुष प्रधान मेरिटोक्रेसी ने सिर्फ इसलिए पीछे रखा क्योंकि वो घर और बच्चों को संभाल रही थी। ये महिलाएं और वो बुद्धिजीवी जिन्हें सिस्टम ने किनारे कर दिया था, वो उस जनता की आवाज बनेंगे जिसे आज तक लो आईक्यू कहकर चुप करा दिया गया था। माइकल यंग एक और कड़वे सच से पर्दा उठाते हैं, वो है सक्सेस का अकेलापन। वो दिखाते हैं कि ये मेरिटोक्रेसी सिर्फ नीचे वालों को ही नहीं मार रही, बल्कि ये ऊपर बैठे लोगों को भी खोखला कर रही है। ऊपर पहुंचने की इस अंधी दौड़ ने इंसान को एक ऐसे चूहे में बदल दिया है जो बस भाग रहा है। उसे डर है कि अगर उसने एक पल के लिए भी आराम किया तो कोई दूसरा ज्यादा काबिल इंसान उसे धक्का देकर नीचे गिरा देगा। यहां कोई दोस्त नहीं है, यहां सिर्फ कॉम्पिटिटर्स हैं। लोग नींद की गोलियां खा रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं और अपने ही बच्चों को प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं।
बचपन अब खत्म हो चुका है, अब सिर्फ प्रोफाइल बिल्डिंग बची है। यंग सवाल करते हैं कि क्या ये वही तरक्की है जिसका हमने सपना देखा था? एक ऐसा समाज जहां हर कोई एक दूसरे का गला काटने को तैयार है, सिर्फ इसलिए ताकि वो साबित कर सके कि वो बेस्ट है। ये समाज एक प्रेशर कुकर की तरह बन चुका है, जिसमें भाप बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अब ये फटने वाला है। किताब का ये हिस्सा अ डीप पॉपुलिस्ट रिवोल्ट यानी आम आदमी के गुस्से को बयां करता है। लोग अब उन एक्सपर्ट से नफरत करने लगे हैं जो उन्हें बताते हैं कि उन्हें कैसे जीना चाहिए। लोग अब उन नेताओं से नफरत करने लगे हैं जो ऊंची ऊंची अंग्रेजी बोलकर उन्हें नीचा दिखाते हैं। माइकल यंग लिखते हैं कि जब तर्क और बुद्धि का इस्तेमाल लोगों को छोटा महसूस कराने के लिए किया जाता है तो लोग तर्कहीन, इरैशनल होने लगते हैं। वो जानबूझकर ऐसे रास्ते चुनते हैं जो उस सिस्टम को चोट पहुंचा सके जिसने उन्हें नकारा है। ये वही दौर है जहां नफरत की राजनीति बनती है, जहां लोग सच और झूठ का फर्क करना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ अपना बदला लेना होता है। यंग की ये चेतावनी आज के दौर में कितनी सटीक बैठती है, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम एक ऐसी तबाही की ओर बढ़ रहे हैं जहां डिग्रियां जलेंगी और ये ऊंचे महल ढह जाएंगे क्योंकि हमने इंसान की रूह को उसकी काबिलियत के तराजू में तौलने की जुर्रत की थी। माइकल यंग की ये रिपोर्ट अपने सबसे खौफनाक अंजाम की तरफ बढ़ती है जिसे वो द 2034 मैनिफेस्टो कहते हैं। ये वो साल है जब समाज का धैर्य पूरी तरह जवाब दे जाता है। यंग लिखते हैं कि जब सम्मान की भूख और अपमान की आग एक साथ मिलती है तो दुनिया का सबसे बड़ा धमाका होता है। जो लोग आज तक खामोश थे, जिन्हें अनस्किल्ड और अनफिट कहकर कोनों में धकेल दिया गया था, वो अब सड़कों पर उतर आए हैं। ये लोग अब तर्क नहीं करना चाहते, ये अब बहस नहीं करना चाहते क्योंकि इन्होंने देख लिया है कि ये मेरिट वाला सिस्टम कभी इनके लिए था ही नहीं। इस विद्रोह की सबसे बड़ी चोट उस शिक्षा प्रणाली पर होती है जिसने बचपन से ही उनके मन में हीन भावना भरी थी। माइकल यंग एक ऐसा मंजर दिखाते हैं जहां डिग्रियां सड़कों पर जलाई जा रही है, जहां वो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान जो कभी सफलता के मंदिर कहलाते थे अब नफरत के ठिकाने बन चुके हैं। ये उन लोगों का गुस्सा है जिनसे उनकी पहचान छीन ली गई थी, जिनसे कहा गया था कि अगर तुम एक एग्जाम पास नहीं कर सकते तो तुम्हारा इस धरती पर कोई हक नहीं है। इस विद्रोह का सबसे कड़वा सच यह है कि इसमें वो लोग भी शामिल हो जाते हैं जिन्हें सिस्टम ने कामयाब बनाया था। यंग बताते हैं कि कई ऐसे बुद्धिजीवी और ऊंचे पदों पर बैठे लोग भी इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं जो इस चूहा दौड़, रैट रेस से थक चुके थे। उन्हें एहसास हो जाता है कि एक ऐसी चोटी पर बैठने का क्या फायदा जहां से नीचे सिर्फ लाशें और टूटे हुए सपने दिखाई देते हों। वो समझ जाते हैं कि मेरिटोक्रेसी ने उन्हें भी गुलाम बना रखा है, काम का गुलाम, दिखावे का गुलाम और एक कभी न खत्म होने वाले डर का गुलाम। माइकल यंग यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं कि जब तक हम इंसान की कीमत और इंसान की काबिलियत के बीच का फर्क नहीं समझेंगे तब तक शांति नहीं आ सकती। अगर हम सिर्फ उन्हें इज्जत देंगे जो सबसे तेज भागते हैं तो एक दिन वो लोग जो चल नहीं सकते या जो धीरे चलते हैं वो इस पूरी सड़क को ही उखाड़ फेंकेंगे। 2034 का ये विद्रोह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि उस नफरत का आईना है जो आज हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं। माइकल यंग की इस किताब का अंत बहुत ही दर्दनाक है। वो रिपोर्ट लिखने वाले उस काल्पनिक लेखक की मौत के साथ इस किताब को खत्म करते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे वो लेखक जो खुद को बहुत बड़ा विद्वान और मेरिटोक्रेट समझता था उसी भीड़ के हाथों मारा जाता है जिसका उसने कभी मजाक उड़ाया था। ये अंत हमें ये समझाने के लिए है कि अहंकार चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, वो कभी भी इंसानियत से बड़ा नहीं हो सकता। यंग का आखिरी संदेश बहुत साफ है। एक स्वस्थ समाज वो नहीं है जहां हर किसी को ऊपर पहुंचने का मौका मिले, बल्कि एक स्वस्थ समाज वो है जहां नीचे रहने वाले इंसान को भी उतनी ही गरिमा, उतना ही सम्मान और उतनी ही सुरक्षा मिले जितनी ऊपर बैठे इंसान को मिलती है। हमें एक ऐसे समाज की जरूरत है जहां एक माली, एक मोची और एक वैज्ञानिक तीनों शाम को एक ही बेंच पर बैठकर बिना किसी हीन भावना के एक दूसरे से बात कर सकें।
तो दोस्तों, ये थी माइकल यंग की वो किताब जिसने दुनिया को आईना दिखाया, लेकिन अफसोस की हम आज भी उसी अंधे कुएं की तरफ भाग रहे हैं। द राइज ऑफ द मेरिटोक्रेसी हमें चीख चीख कर बता रही है कि अगर हमने इंसान को सिर्फ उसके नंबरों और पैकेज से तौलना बंद नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे पास डिग्रियां तो बहुत होंगी, लेकिन इंसानियत ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। क्या आपको भी लगता है कि आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें एक मशीन बना रहा है? क्या आपने भी कभी उस शर्मा जी के बेटे वाली रेस में खुद को हारा हुआ महसूस किया है? अपनी कहानी, अपना दर्द नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। आपकी एक बात किसी और की हिम्मत बन सकती है। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग की परतों को झकझोरा है तो इसे लाइक करके अपना साथ जरूर दिखाएं। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और माता पिता के साथ शेयर करें जो आज भी सक्सेस की इस अंधी दौड़ में अपनी खुशियां कुर्बान कर रहे हैं। ऐसी ही और भी दिमाग हिला देने वाली किताबों और कहानियों के लिए ऑडियो बुक प्रकाश को अभी सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी सच आपसे छूट न जाए। मैं हूं प्रकाश, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए याद रखिए, आपकी कीमत आपकी डिग्री से नहीं, आपकी रूह और आपके किरदारों से है। शुक्रिया।